हाय फ्रेंड्स, हम लोग पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब हम लोग उसमें तीन प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विथ मास, और पढ़े थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो हम लोग उन तीन प्रॉपर्टीज पढ़े थे चार्ज का। आज चौथा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो चौथा प्रॉपर्टीज है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्या होता है? टोटल चार्ज सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का क्या होता है? चार्ज कंजर्व होता है। आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज क्या होगा? आपका कंजर्व रहता है। कंजर्व रहता है। अब हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। तो ये एक सिस्टम है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये एक बॉडी है, दूसरा ये बॉडी है, और ये एक सिस्टम है टू बॉडी का। ये मान लेते हैं ये कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है ना, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है। ये भी हॉलो, ये बॉडी ये है, ये बॉडी भी है। मान लेते हैं इस पे चार्ज दिए प्लस Q1 और इस पे चार्ज दिए हैं प्लस Q2। तो आगे पढ़ेंगे कि इसका ये आउटर सरफेस होता है, ये इनर सरफेस होता है। तो जो भी चार्ज देते हैं कंडक्टर पर, ये क्या होता है? वो एक ही चार्ज है तो इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा इसके आउटर सरफेस पर। इसको भी देंगे तो क्या होगा? इसके आउटर सरफेस पर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात की, बाहर से इसको कट ऑफ कर दिया गया है, तो इस पर टोटल चार्ज कितना है? Q1। इस पर कितना है? Q2। अगर सिस्टम का कहें कि टोटल चार्ज कितना है आइसोलेटेड सिस्टम का, ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज की बात करें Q टोटल, तो कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q, यही होगा। अब क्या कर दिए, इसी को ये एक है और इधर, इस पे टोटल चार्ज कितना है? Q1 और इस पे कितना है? Q2। तो आइसोलेटेड सिस्टम का कहें जिसमें दो लोग इन्वॉल्व हैं, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 है। अब हमने क्या किया, इसको एक कंडक्टिंग वायर से, इसको कंडक्टिंग वायर बोल रहे हैं, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। तो कंडक्टिंग वायर से जैसे जोड़ेंगे तो चार्ज का फ्लो एक दूसरे पे होने लगेगा। चार्ज का फ्लो ऐसे होगा एक दूसरे पर, कब तक ये चार्ज का फ्लो होगा? जब तक दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाए? बराबर न हो जाए। बराबर हो जाएगा तब चार्ज का फ्लो नहीं होगा। अब हम लोग देख रहे हैं, मान लेते हैं पहले इस पे Q1 चार्ज था, अब हो गया Q1 डैश चार्ज हो गया, और इस पे क्या था आपका? Q2 था, अब क्या हो जाएगा? Q2 डैश चार्ज हो गया। तो जब पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, उसके बाद ये वायर लगा भी रहेगा तब भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा, है ना। तो टोटल चार्ज अब क्या हो जाएगा सिस्टम पर आपका? Q टोटल, टोटल चार्ज जो सिस्टम का अब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? Q1 डैश प्लस Q2 डैश हो जाएगा, है ना। तो आइसोलेटेड सिस्टम का देख रहे हैं, इंडिविजुअल का चार्ज चेंज हो रहा है। इस पे पहले Q1 था, अब Q1 डैश हो गया, इस पे Q2 था, इस पे Q2 डैश हो गया। लेकिन पहले जितना टोटल चार्ज था आइसोलेटेड सिस्टम का, जिसमें दो लोग इन्वॉल्व थे, Q1 प्लस Q2, मान लेते हैं ये 2 माइक्रोकूलम है, ये 3 माइक्रोकूलम है, तो टोटल चार्ज 5 माइक्रोकूलम होगा। अभी भी क्या होगा? दोनों का जो सम होगा 5 ही माइक्रोकूलम होगा, क्योंकि बाहर से तो कोई चार्ज आया नहीं है। इन्हीं दोनों का चार्ज इधर उधर हुआ है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ है ना, इधर उधर हुए हैं। तो दोनों का जब सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 माइक्रोकूलम ही आएगा। तो इसी को बोलते हैं चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है। किसका? ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। तो आइसोलेटेड सिस्टम का क्या होता है? चार्ज कंजर्व रहता है। इंडिविजुअल का चार्ज चेंज हो रहा है। इस पे पहले Q1 था, अब Q1 डैश हो गया, इस पे Q2 था, इस पे Q2 डैश हो गया। लेकिन पहले जितना चार्ज था सम अगर लें आइसोलेटेड सिस्टम का, बाद में भी उतना ही। तो इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इज कंजर्व। तो ये है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
2 से ज़्यादा लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, 3 बॉडी भी हो सकते हैं, 4 बॉडी भी हो सकता है, लेकिन सिस्टम का, किसका, सिस्टम का, ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम का, जिसका बाहर से संपर्क हट गया है, अंदर में जितने लोग इन्वॉल्व हैं उन्हीं का चार्ज इधर उधर होगा, लेकिन टोटल चार्ज क्या होगा, कंजर्व रहेगा, पहले जितना था अभी भी उतना ही रहेगा। तो ये एक प्रॉपर्टीज है आपका। अब 5वां नंबर प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी में बताया था, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विथ मास, है ना। दूसरा था आपका चार्ज इज क्वांटाइज। तीसरा था आपका चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। अभी देखे हम लोग चार्ज इज कंजर्व्ड। अब 5वां देखेंगे, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता है जो वैरी नहीं करे। चार्ज ज़्यादातर लिखा रहता है चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, है ना। कहीं कहीं लिखा रहता है इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब चार्ज कांस्टेंट रहता है। इनवेरिएंट का मतलब वैरी नहीं करता है, फिक्स रहता है ना, फिक्स रहता है। और रिलेटिविस्टिकली का मतलब क्या है, तो आगे जाएंगे। इसका रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स से इसका रिलेशन। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स बोला जाता है जिसमें ऑब्जेक्ट का स्पीड लाइट के स्पीड के आसपास आपका आ जाता है। उसके मैकेनिक्स को हम लोग रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो क्लासिकल मैकेनिक्स है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स बोलते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होगा, लाइट के स्पीड से बहुत कम होगा। तो अब कहा गया है चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है और उसको मोशन में हमने ला दिया और मान लेते हैं स्पीड बढ़ते बढ़ते लाइट के आसपास आ जा रही है, मतलब उसके कम आसपास आ जा रही है, तो आप लोग पढ़े हैं कि मास चेंज होता है लेकिन चार्ज चेंज नहीं होगा। इसका मीनिंग ये है, जैसे मास चेंज होगा m इज इक्वल टू m0/√1-(1-v²/c²). जैसे देखते हैं चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। जैसे कि कोई बॉडी है, इस पे चार्ज दिए, मान लेते हैं क्यू चार्ज है प्लस, तो इसके टोटल चार्ज इस पे कितना है, और क्यू है प्लस क्यू, और इसको स्पीड में हमने ला दिया, ये स्पीड है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब जैसे स्पीड पे लाया, लेकिन अब रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की बात कही जा रही है, मतलब स्पीड नॉर्मल स्पीड नहीं होगा जो क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, 10 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, ऐसा स्पीड नहीं होगा, 100 मीटर पर सेकंड। ये लाइट के स्पीड के आसपास रहेगी स्पीड। तो उस केस में, और हम लोग जानते हैं सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है चार्ज का, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विथ मास। इस ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ये हॉलो स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसके आउटर सरफेस पर है चार्ज, मान लेते हैं ए प्लस क्यू हमने लिया है, इसका मास अभी m0 है। कितना है, m0 है। जब ये स्पीड बढ़ेगा तो मास चेंज होगा, कौन से रिलेशनशिप से, m इज इक्वल टू m0/√1-v²/c²। तो आप लोग जानते हैं कि जब स्पीड बढ़ता है, स्पीड के साथ ये मास क्या होगा आपका, चेंज होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे मान लेते हैं ये 2 kg है, तो ये अब धीरे धीरे बढ़ेगा, समझने के लिए बोल रहा हूँ, तो इंक्रीज करेगा स्पीड के साथ। मास क्या होता है, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव मास, इफेक्टिव मास। और m0 को बोलते हैं हम लोग रेस्ट मास। तो रेस्ट मास बोलते हैं जिस समय ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, उस समय जो मास है वो क्या है, आपका रेस्ट मास है, m0 बोलते हैं। लेकिन जैसे स्पीड इसका बढ़ना शुरू होता है, इसका मास भी चेंज होता है इस रिलेशनशिप से, m इज इक्वल टू m0/√1-v²/c²। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में जो ऑब्जेक्ट का स्पीड होता है लाइट के स्पीड से बहुत कम होता है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, m इज इक्वल टू m0 होता है। इसीलिए जो आपके सिलेबस में कैनामेटिक्स में पढ़ते हैं उसमें मास अगर 5 kg है तो 5 ही kg रहेगा, ये नहीं कि चेंज होते रहेगा। वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में होता है। तो जब स्पीड बढ़ते बढ़ते लाइट के स्पीड के आसपास आ जाता है, उसके मैकेनिक्स को हम लोग रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, और मास भी क्या होता है, चेंज होना शुरू होता है। तो आप कहेंगे जब मास चेंज होगा, और चार्ज क्या होता है, हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होता है, तो चार्ज क्या होगा। लेकिन चार्ज अभी भी अगर प्लस क्यू है तो बाद में भी क्या होगा आपका
प्लस क्यू ही रहेगा। रेस्ट पर है जब ये ऑब्जेक्ट तब प्लस क्यू है, और जब स्पीड में भी रहेगा तब भी प्लस क्यू रहेगा। मतलब चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब चार्ज पे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई किया जा सकता है ना। और लेकिन ये मास पे अप्लाई करेंगे, इस रिलेशनशिप से मास चेंज हो रहा है, लेकिन चार्ज अभी भी जितना है बाद में भी उतना ही है ना। तो चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चार्ज क्या रहेगा, उसी को बोला है चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। मतलब चार्ज वैरी नहीं करता है, चार्ज कांस्टेंट रहता है। स्पीड के चेंज करने के बावजूद भी चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बट मास क्या होता है, चेंज होता है। देख रहे हैं इस रिलेशनशिप से, आप बुक में भी देखते होंगे है ना। तो मास चेंज होगा स्पीड के साथ, बस चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं होगा। मतलब स्पीड का कोई रोल चार्ज पे नहीं होता है। मतलब चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट does not depends on the speed of an object है ना। चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना। इस ऑब्जेक्ट के स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज पहले जितना था अभी भी उतना ही रहेगा, स्पीड का कोई रोल नहीं रहेगा। लेकिन स्पीड के साथ मास क्या होता है, वेरी करता है। तो ये हो गया चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। मतलब मोटा मोटी समझना है, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये हो गया पांचवा प्रॉपर्टी। अब देखते हैं जो पांचवा छठा प्रॉपर्टी, लाइक चार्ज है ना। लाइक चार्ज पॉइंट चार्ज है ना। लाइक पॉइंट चार्ज है ना, रिपेल ईच अदर व्हाइल unlike point charges attract each other है ना। तो ये एक प्रॉपर्टीज है ना। लाइक जो चार्जेज होती हैं, जैसे ये रहा लाइक चार्जेज, जैसे ये प्लस Q1 है और ये क्या है, प्लस Q2 है। दो पॉजिटिव चार्जेज हमने ले लिया। तो मान लेते हैं ये r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। पॉइंट चार्ज आगे मैं बताऊंगा, ये पॉइंट चार्ज है ना। तो ये चार्ज इस पे चार्ज नहीं, इसका यहाँ पर फील्ड होता है, वही फोर्स लगाता है इस पे। लेकिन हम अभी कर रहे हैं, इस चार्ज के कारण ये वाला चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा जितने अमाउंट से है ना। ये वाला चार्ज इस पे उतने ही अमाउंट का इधर फोर्स लगाएगा। मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये होगा। अगर यहाँ पर हमने निगेटिव चार्ज ले लिया, मान लेते हैं माइनस Q1 और ये माइनस Q2 है, और ये r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा अगर F1 से, तो ये वाला भी इधर फोर्स लगाएगा F1 से। इक्वल अमाउंट के फोर्स लगाते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे है ना। अगर ये देखिए, ये प्लस Q1 है और ये क्या है आपका माइनस Q2 है ना। तो ये वाला इसको इधर अट्रैक्ट करेगा जितने फोर्स से, ये वाला भी इसको इधर उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। ये हम लोग बाद में देखेंगे। तो ऐसे हो जाएंगे, लेकिन अमाउंट सेम रहेगा एक दूसरे। ये वाला इस पे इधर F से लगाएगा, तो ये वाला इस पे इधर F से लगाएगा। मतलब फील्ड लगाता है, अभी हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। तो लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। पॉइंट चार्ज के केस में ये अप्लीकेबल होता है, आगे कूलम्स लॉ में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये छठा नंबर प्रॉपर्टीज है। तो यहीं तक अभी रहने देते हैं। अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।